हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्सिफाई 360। और जैसा कि हम लोग बैंकिंग को कवर कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, तो हम लोगों ने देखा क्रेडिट कंट्रोल के मेजर्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था आरबीआई क्या कैसे फंक्शन करती है, किस तरीके से मनी सप्लाई कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई होता क्या है, सब हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि क्रेडिट कंट्रोल, तो क्रेडिट कंट्रोल या मनी कंट्रोल जो भी हमने पढ़ा था आरबीआई के बारे में, तो किस तरीके से मनी को कंट्रोल करती है आरबीआई। अब देखो, मैंने आपको बताया था कुछ टूल्स होते हैं। अब ये जो टूल्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं क्वालिटेटिव, कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब ये जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं, क्वालिटेटिव की बात हम बाद में करते हैं, पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में सबसे पहले आपका आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, CRR, SLR, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, रेपो और रिवर्स रेपो, ये आते हैं हमारे किसमें, क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव की जब हम बात करते हैं तो पब्लिसिटी, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, एडजस्टिंग मार्जिन लोन, एडजस्टिंग रेट ऑन कंजम्पशन बैन, मॉरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन। इतने सारे याद करने की जरूरत है क्या सर? इतने सारे नहीं कर रहे हैं, इनमें से 3-4 भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। क्या यहाँ से सारे करने हैं? हाँ, यहाँ से सारे करने हैं हमें। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कि ये फर्क कैसे करते हैं, कैसे आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। इन सब को समझने के लिए अब देखिए, ये फ्लो चार्ट आपने एक बार अच्छे से देख लिया, इसको बना लेना कॉपी में, नोट्स मैंने आपको दे दिए थे टेलीग्राम पे। अब इनको समझने के लिए हम चलते हैं वापस से हमारे नोटपैड पे, और नोट पे हम समझते हैं कि किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं या होते क्या हैं। तो मैं आपको पहले समझाता हूं क्वांटिटेटिव मेजर्स, है ना। हमने क्या देखा, मनी कंट्रोल, इसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स भी बोलते हैं। दो तरीके के देखे, एक हमने देखा क्वांटिटेटिव, और दूसरा हमने देखा क्वालिटेटिव। अब आप समझना कि क्वांटिटेटिव में एक एक करके हम समझेंगे CRR क्या है, SLR क्या है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, इन सबको एक एक करके हम समझते जाएंगे। ध्यान से सुनना, फोकस आपका हटना नहीं चाहिए, कॉपी पेन साथ में लेके रखना, जो जो मैं लिखाऊंगा उतना लिखते चलना। बाकी नोट्स में तो सब दिए ही है आपको, मैंने बना के एज इट इज आंसर ही दिए हैं मैंने वहां पर, तो वहां आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं CRR की। CRR जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ये जो कैश रिजर्व रेशियो है ये क्या होता है, तो CRR टोटल डिमांड डिपॉजिट का कुछ पार्ट होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। जब हम बैंक जाते हैं, बैंक में हम लोग पैसे जमा करते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जो जनरल पब्लिक, मैं, आप, हमारे घर वाले सब लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, DD। तो ये DD का कुछ पार्ट होता है जो कि सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक कहाँ डिपॉजिट करता है, सेंट्रल बैंक के पास, यानी कि आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है। इतना समझ में आया आपको? अभी मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। SLR और ले लेते हैं हम यहीं पे। SLR डिमांड डिपॉजिट का, अच्छा फुल फॉर्म भी देख लेते हैं क्या होता है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है सर? ये डिमांड डिपॉजिट का कुछ पार्ट होता है, पोर्शन कह लो आप, जो कि कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं, सेल्फ के पास में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं कमर्शियल बैंक लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, जो कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखता है। ठीक है, चलिए अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, CRR की। क्या होता है CRR? तो देखो, जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो बैंक क्या करता है कि कुछ अमाउंट उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ऐसा रूल है। ठीक है, क्यों रखना पड़ता है सर? इमरजेंसी सिचुएशन में मीट करने के लिए, कभी ऐसा हुआ बैंक के पास पैसे नहीं बचे, ठीक है, या बैंक कभी डिसॉल्व हो गया, है ना,
तो उस टाइम में आपका जो ये पैसा है वो काम में आता है। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो डिमांड डिपॉजिट का वो पार्ट होता है जो कि कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखता है। इतना समझ आया? दूसरा, अब जो हमने पैसा डिपॉजिट किया था उसी पैसे में से कुछ पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास भी रखेगा। ये क्यों रखेगा सर? इसका भी रूल है, इसलिए रखता है क्योंकि कल को जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है, मान लो वो पैसे मांगने आ जाते हैं और आपके पास पैसा है नहीं, आपने पूरा जो डिपॉजिट का पैसा था वो लोन पे दे दिया। अब उनको पैसे कहां से दोगे आप? तो उनको पैसा देने के लिए कुछ सिक्योरिटी बेसिस पर, है ना, ये जो कमर्शियल बैंक होती है कुछ पार्ट डिमांड डिपॉजिट का अपने पास रख लेती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं, एक बार हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके कमर्शियल बैंक के पास टोटल जो डिमांड डिपॉजिट था वो आया 100 करोड़ रुपए। हाउ मच? 100 करोड़ रुपीस। अब ये जो 100 करोड़ रुपए आया है इनके पास में, इस 100 करोड़ में से आरबीआई बोलेगा कि सुनो, ये जो 100 करोड़ है आप पूरे लोन पे नहीं दे सकते हो, ये पूरा 100 करोड़ लोन पे नहीं दे सकते हो। अगर 100 करोड़ आपने लोन पे दे दिया तो मार्केट में पूरा 100 करोड़ चला जाएगा, आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो उसमें 2-3 प्रॉब्लम निकल कर आती हैं। पहली तो सिक्योरिटी बेसिस, कि कल को आप भाग जाओ कुछ कर दो। दूसरा, कल को आपके पास जिनने पैसा डिपॉजिट किया है वो अगर मांगने आ गए तो आप क्या करोगे फिर ऐसे सिचुएशन में? तो आरबीआई बोलता है कि आप 2 रिजर्व मेंटेन करो। कौन कौन सी? एक करो सीआरआर, मतलब इसमें से कुछ पैसा मेरे पास रख दो, आरबीआई के पास रख दो। ठीक है, मान लो वो कर दिया 20%, सीआरआर कितना कर दिया? 20%। तो इसका 20% कितना हुआ? 20 करोड़। तो 20 करोड़ चले गए सीआरआर में। अब बैंक के पास लोन देने कितने पैसे बचे? 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपीस वो अभी भी बाहर लोन दे सकता है। ठीक है, बट आरबीआई ने कहा नहीं, अभी भी आप 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए लोन नहीं दोगे, अपने पास भी कुछ पैसा रखो। कल को आप यहां जमा करके भाग जाते हो या कल को आपके डिपॉजिटर्स को प्रॉब्लम आ जाए फिर, तो अपने पास भी रखो। तो फिर यहां आ जाता है एसएलआर। अब उसने कहा कि 20% आप एसएलआर रखो, तो इसी 100 रुपए का 20% क्या रख दिया? एसएलआर। तो माइनस फिर से कर दो 20 करोड़। अब लोन पे देने के लिए कितने बचे? 60 करोड़ रुपीस। ये पैसा बैंक बाहर दे सकता है एज अ लोन। बात समझ आई? अब इसी का एक दूसरा फेस भी समझ लेते हैं कि ऐसा करता क्यों है आरबीआई। ये जो टूल्स हैं, मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। अब अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो इन टूल्स का क्या पर्पस है, किस तरीके से वो करेंगे? तो समझो बात को। हो क्या रहा है, ये जो 100 करोड़ रुपीस है, जब ये मार्केट में जाएगा, ध्यान से सुनना सभी लोग, ये जो 100 करोड़ रुपीस है जब ये मार्केट में जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो लोन ले रहे हैं वो अपने पास रखेंगे तो नहीं, उस पैसे को लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्शन में। तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये 100 करोड़ रुपीस जब मार्केट में जाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो लोगों की इनकम बढ़ी। जब इनकम बढ़ गई तो लोगों ने खर्चे करना, एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया। आपके पास भी ज्यादा पैसा आएगा, आप ज्यादा खर्च करोगे, ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन नेचर है। आप ऐसी चीजें भी खरीद लोगे जिनकी जरूरत नहीं होती है, तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ा, इनकम बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ा। जब खर्चे बढ़ गए तो चीजों की डिमांड बढ़ी, क्योंकि जब ज्यादा खरीदोगे तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो डिमांड इंक्रीज हो गई। जब ये डिमांड इंक्रीज हो गई तो चीजों के प्राइस भी क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। और जब प्राइस इंक्रीज हुए तो प्रोडक्शन और हो गया, बढ़ गया। क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी मैं सप्लाई बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, तो ये सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन और बढ़ेगा, वो और लोन लेंगे, और इनकम बढ़ेगी, और एक्सपेंडिचर होगा, और डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ेगी। और ये जो प्राइस बढ़ गई इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। तो ये जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है
ये कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इन टूल्स का यूज करती है। अब देखो, ये जो 100 करोड़ मार्केट में जा रहे थे प्रोडक्शन में, उसको हमने कट करके यहां कितना कर दिया, 60 करोड़ रुपीस। बात समझ आ रही है? 60 करोड़ कर दिया। अब ये जो 60 करोड़ मार्केट में जाएंगे तो इससे होगा क्या कि देखो, प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि लोगों को लोन ही नहीं मिल रहा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम भी क्या होगी, कम हो जाएगी, फिर एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा। एक्सपेंडिचर जब खर्चा ही नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं तो डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो चीज़ों की प्राइस, जो प्रोडक्ट्स की प्राइस है वो अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमने इन्फ्लेशन को क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। आई होप आप समझ पा रहे होगे। कमर्शियल बैंक के पास में हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, कमर्शियल बैंक इस पैसे को आगे लोन पे दे देता है। आगे लोन पे देने की वजह से अगर वो पैसा ज्यादा जा रहा है लोन पे तो मार्केट में इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनती है। ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन ना बने इसीलिए आरबीआई इन टूल्स का यूज करती है, जैसे कि सीआरआर, जैसे कि एसएलआर। इन टूल्स के हेल्प से आरबीआई अपने पास कुछ पैसा रख लेता है, कुछ कमर्शियल बैंक के पास रखवा देता है। ये रखवाने की वजह से मार्केट में पैसा कम जाता है। जब पैसा कम हुआ इसको बोलते हैं लीकेज, ठीक है, मनी सप्लाई का लीकेज। जब पैसा कम हो गया तो अपने आप प्रोडक्शन कम, इनकम कम, एक्सपेंडिचर कम, डिमांड कम, प्राइस कम, यानी कि इन्फ्लेशन अपने आप क्या होगा, ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन, हेल्दी इन्फ्लेशन कितना होता है, तो मैंने 4 + -2 लिखा था, बट 2 to 4% आपको बता दिया था, है ना। 4 + -2 इसका मतलब क्या हुआ कि 2% से लेकर 6% तक आपका इन्फ्लेशन हो सकता है, ठीक है। ये हेल्दी इन्फ्लेशन होता है। अगर इसके ऊपर इन्फ्लेशन जाता है तब फिर हम क्या करेंगे, जो आरबीआई है वो क्या करेगा, इन मेजर्स का यूज करेगा, इन टूल्स का यूज करेगा। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि किस तरीके से मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस अपने टूल्स पे। कौन कौन से हमारे टूल्स थे तो मैं आपको यही समझा देता हूं। देखो, सबसे पहले इसी में समझा देता हूं, फिर नोट से पढ़ लेंगे हम। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, तो देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको सेल करना और परचेज करना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं सर? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब क्या कि जब इंडियन गवर्नमेंट को लोन लेना होता है, समझना बात को, जब उसको पैसों की जरूरत होगी, भारत सरकार को, हमारे मोदी जी को मान लो पैसों की जरूरत है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम किसी फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले लें, जैसे कि जापान है, फ्रांस है, इनसे हम लोन लेते रहते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन, क्यों ना भारत के लोगों से ही लोन ले लें, जब ब्याज देना ही है, इंटरेस्ट देना ही है, तो क्यों ना हम अपने ही लोगों को दे दें, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो ऑब्वियसली आपको भी समझ आ रहा होगा कि अपने लोगों को देना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि भारत के लोगों को ही एक डॉक्यूमेंट देगी, और वो जो डॉक्यूमेंट होगा इसको बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सील लगी होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने साइन करके एक बॉन्ड तैयार करेगी जिसकी मान लो वैल्यू है 100 रुपीज, पार वैल्यू जिसको हम कहते हैं। तो इसकी जो बुक वैल्यू है, पार वैल्यू है, वो क्या है, 100 रुपीज, ठीक है। तो बुक वैल्यू 100 है, लेकिन वो क्या बोलेंगे, अपने जो इंडिया के लोग हैं उनसे क्या बोलेंगे कि आपको हम देंगे डिस्काउंट पे, आपको हम ये 90 रुपए में देंगे और वापस 6 महीने बाद 100 रुपए में खरीद लेंगे। अब जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा रखा होगा वो क्या करेंगे, जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा वो इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं तो चाह रहे होंगे। अब आप शेयर मार्केट में जाओगे तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाती है, किसी को उधार दे देते हो वहां भी रिस्क है। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही सिक्योरिटी मिल जाए तो भारत सरकार थोड़ी खा के भग जाएगी आपके पैसे, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं लोग। अच्छा, इसमें दोनों काम हो गए। अब ये 90 रुपए में आपको बेचा था और बायबैक कितने में किया, 100 रुपए में, तो आपको एक बॉन्ड पे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जब एक बॉन्ड पे आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्यों नहीं खरीदोगे, और सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी, रिस्क बहुत ज्यादा, मतलब बहुत कम हो जाती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रस्ट है। तो सरकार को जब पैसे चाहिए होते हैं, जनता को हम ये बॉन्ड इशू कर देते हैं, ठीक है। बॉन्ड इशू करे तो सरकार के पास पैसे आ गए। जब गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए, अब क्या लोगों के पास पैसे बचे, कम हो गए ना। ध्यान से समझना बात को। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉन्ड्स को सेल करा तो
तो हमारे पास क्या आ गया, गवर्नमेंट के पास क्या आया, पैसा आया। वो पैसा खींचा है हमने, उस चीज को समझो आप, लीकेज है वो एक प्रकार का मनी की सप्लाई में से, है कि नहीं। अब जब ये पैसा हमने खींच लिया तो मार्केट में पैसा कम बचा, पैसा कम बचा तो फिर इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। सेम सिचुएशन समझो कि मान लो मार्केट में डिफ्लेशन है, तो हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड्स वापस खरीद के पैसा दे देंगे। बॉन्ड्स खरीद लिए, पैसा दे दिया, जब पैसा मार्केट में गया तो फिर लोगों के हाथ में पैसा आया, खर्चा करना चालू करा, एक्सपेंडिचर बढ़ा, तो सेम साइकिल, इन्फ्लेशन भी अपने आप जो प्राइसेस होती है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल करना, परचेज करना, इसी को क्या बोल देते हैं हम, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है सर? बैंक रेट वो मिनिमम रेट होता है जिस पे कमर्शियल बैंक को लोन देती है आरबीआई। ठीक है, दो चीजें आती हैं आपकी, बैंक रेट और रेपो रेट, दोनों सेम टर्म होते हैं। क्या होते हैं ये? तो देखो, जैसे मान लो कमर्शियल बैंक है, ये आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई से बोलेगा भाई साहब हमें लोन चाहिए, आरबीआई बोलेगा हमारे पास कुछ सिक्योरिटी रख दो आप और लोन ले जाओ, और ऊपर से ब्याज भी देना पड़ेगा। तो मान लो आरबीआई ने इसको लोन दिया 8% पे, कि 8% हम आपसे एनुअल चार्ज करेंगे। तो ये जो 8% है यही क्या कहलाता है, हमारा बैंक रेट। तो इट इज द मिनिमम रेट एट विच, मिनिमम इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई हैज ग्रांटेड लोन टू द कमर्शियल बैंक। ठीक है, या कमर्शियल बैंक हैज टू पे टू द आरबीआई, सेम बात है। तो जब भी बैंक रेट की बात होती है तो हमने क्या करा, कमर्शियल बैंक ने इंटरेस्ट दिया है किसको, आरबीआई को। किस लिए? क्योंकि उसने उधार पैसा लिया था आरबीआई से। बैंक रेट। रेपो रेट क्या होता है सर? रेपो रेट भी सेम ऐसे ही होता है। रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए। दोनों सेम है, बस ये लॉन्ग टर्म अगर ले रहे हैं तो बैंक रेट लगेगा, शॉर्ट टर्म ले रहे हैं तो रेपो रेट लगेगा। दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब ये अगर 8% है तो ये जनरली 6%, 7% ऐसा होता है।